नमस्ते बच्चों, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा बिहार बोर्ड में स्वागत करता हूं। परीक्षाएं नज़दीक हैं और बच्चे शॉर्ट नोट्स की तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि परीक्षा में प्रश्न पूछने वाले हर तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछते हैं और आपको कुछ नहीं तो कम से कम संक्षिप्त में पाठ की जानकारी होनी ही चाहिए, पाठ के लेखक के बारे में जानकारी होने ही चाहिए। बिहार बोर्ड में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और हम आपके सामने जो प्रस्तुत हुए हैं विषय लेकर के वो हिंदी विषय है। जिन बच्चों का भाषा 1 में हिंदी होगा उनके लिए कक्षा 10th गोधुली भाग 2 होगा। इसी तरीके से हम 12th के लिए भी ले आएंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए पाठ 1 जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। साथ में हम आपको संक्षिप्त रूप में आपको पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी बताते चलेंगे। कुछ व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी आपसे चर्चा करते चलेंगे और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आपका पूरी बुक का एक एक पाठ लेकर के आएंगे। तो आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बोला, पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में कई जगह आपकी बुक में तो अंबेडकर दिया हुआ है, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा रहता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कई जगह लिखा जाता है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब मेहनत, मेहनत के आधार पर जो मेहनत पहले के समय में मेहनत के आधार पर जातियां बनाई गई थी, जातियों का अगर ध्यान से देखेंगे तो वह काम के आधार पर जातियां बनाई गई थी और उसी पर यह चर्चा भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हैं। तो आपका पहला प्रश्न बनता है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। यह आपके पाठ से ही उठाया गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, अंबेडकर जी ने श्रम विभाजन की दृष्टि से किसे गंभीर दोष माना है? तो अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन की दृष्टि से गंभीर दोष माना है। क्यों माना है? तो पहले जो लोग होते थे वह काम के आधार पर, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, काम के आधार पर उनकी जातियां बन गई थी। बढ़ई की जाति लकड़ी का जो काम करता, लोहार की जाति जो लोहे के काम करते थे, ऐसे ही बहुत सारी जातियां बनी हुई थी। परंतु कालांतर यानी आज के समाज में यह हो गया कि बढ़ई का लड़का बढ़ई होगा। अब अंबेडकर जी का कहना है कि जाति प्रथा खराब नहीं है, श्रम के आधार पर जो पहले जातियां बनी वो खराब नहीं है, लेकिन खराबी यह है कि यह एक प्रथा हो गया है, कुप्रथा में चला आया है कि बढ़ई का लड़का बढ़ई ही रहेगा, लोहार का लड़का लोहार ही रहेगा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। कारण कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि नाई का लड़का बाल नहीं काटना चाहता है, उसे कुछ सोने चांदी के गहने बनाने की इच्छा है, तो मजबूरी में वह काम नहीं कर सकता, क्योंकि सोने चांदी का काम सोनार लोग करते हैं और अपने पिताजी के जो पुराना काम है बाल बनाने का, बाल का काम है, सैलून का काम है, उस पर करना पड़ेगा। इसको लेकर के अंबेडकर जी गंभीर टिप्पणी करते हैं कि यह ठीक नहीं है और यही सबसे बड़ा गंभीर दोष है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जिसकी जो इच्छा है वो काम कर नहीं पाता और अनमने ढंग से काम करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसीलिए जाति प्रथा को उन्होंने गंभीर दोष माना है। अगला प्रश्न बनता है आपका, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाति भेद का उच्छेद इनहिलेशन ऑफ कास्ट किसका भाषण है? तो उत्तर हमने लिखा ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। वास्तव में जो पाठ का नाम है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ जो लिया गया है वह इनके भाषण से लिया गया है। एक ऐसा भाषण जिसको इनको देना था, इन्होंने लिख के रखा था भाषण देने के लिए, लेकिन वो भाषण नहीं दिए और यह भाषण देना था इनको लाहौर में
1936 में वहाँ पर ये अध्यक्ष के तौर पे जा रहे थे, परंतु वह किसी कारण से मीटिंग सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण इन्होंने भाषण नहीं पढ़ा और इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था। इंग्लिश में जो लिखा हुआ था, इनका नाम था, इस पाठ का नाम था इनहेलेशन ऑफ कास्ट, और इसका हिंदी में ट्रांसलेट जो किया गया है जिनके द्वारा, उनका नाम है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने जो लिखा, इसका जो रूपांतर किया, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, नाम दिया था इन्होंने जाति भेद का उच्छेद। वहीं से यह पाठ पूरे भाषण में से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, संविधान लेखक में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनका मानना था, अंबेडकर जी का मानना था कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या के, कृषि तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। मतलब कि आप जो जीवनचर्या है उसमें कृषि और समाज के सभी लोगों का मिला जुला करके जो काम है, उसका ही नाम लोकतंत्र है। मैंने मिलजुल कर रहने की बात है। दूसरा, इन्होंने पुस्तक में ही एक जगह लिखा हुआ है इनके पाठ में कि दूध पानी के मिश्रण की तरफ भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। मतलब पानी और दूध जिस प्रकार से आपस में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से समाज में जब लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं तो वास्तव में यही लोकतंत्र है। यही इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण क्यों माना है? तो हमने जैसा पहले ही बताया आपको कि जाति के आधार पर जो पेशा है उसका परिवर्तन न होना, यह इसका बेरोजगारी का प्रमुख कारण अंबेडकर जी ने माना है। अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई? तो अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। अगला प्रश्न है, हु आर शूद्राज के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जो होता था, सेवक लोग होते थे, जिनको पहले जमाने में छोटी जातियां कहते थे, कहा जाता था, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने किताब लिखा है, शूद्राज के ऊपर। और इन्होंने लिखा है हु आर शूद्राज, मतलब हिंदी में शूद्र कौन है। इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। अगला प्रश्न आपका व्याकरण से है और इसमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो दूषित का पर्यायवाची शब्द होगा गंदा, दूषित माने गंदा ही होता है। परिवर्तन का बदलाव, अकस्मात का अचानक, श्रमिक का मतलब मजदूर। फिर विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में देखिए कि पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण का मतलब हम यहाँ पे मानते हैं इसका उल्टा पश्च निर्धारण। पूर्व माने पहले, पश्च माने बाद में। इसके जगह पे बाद में निर्धारण दे दे, बाद का निर्धारण दे दे तो वो भी सही होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका, पूर्व निर्धारण का विलोम। सभ्य का असभ्य, ऊंच का नीच, सजग का लापरवाह, रक्षा का विनाश। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इस पाठ में जो व्याकरण है उसमें आपको संयुक्त, सरल व मिश्र वाक्य चुनने के लिए कहा गया है, जो कि आप पाठ से छांट सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, कुछ पाठों से आपके शब्द निधि करके दिया गया है, दूसरे अर्थ में कहें शब्दार्थ दिया गया, वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उसको भी एक बार देखते चलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी बात को विराम देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को बताया हुआ यह छोटा सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर हम आगे मिलते हैं किसी और पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।